तो बच्चे लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये तीनों पार्ट को तैयार कर लिया होगा। तो अब हम लोग आज का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 में आपको बताया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको जानकारी दिया जा चुका है, जिसे हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। और आज हम लोग उसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है और इसी में तो न्यूमेरिकल होता है। तो इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल बहुत जमकर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी पूछा जाता है, चाहे नीट एग्जाम हो या फिर जेईई का हो। तो आज हम आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, जिससे सीखने के बाद आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सजेशन के साथ, इस एडवाइस के साथ आज का पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित जब सवाल हम लोगों को बनाना है तो इसके लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। देखिए, केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो फार्मूला बेस्ड ही होता है। ज्यादा दिमाग खराब करने वाला बात इसमें नहीं देखने को मिलता। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर सवाल को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग डिस्कस कर लें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होने वाला है। तो लीजिए, लिखा गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग कॉपी पेन खोलिए और मेरे साथ आप लोग भी लिख लीजिए। लीजिए, दिया गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। कुछ प्रमुख फार्मूला हम लोग देख लें। लीजिए, फर्स्ट नंबर में दिया गया। अब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। W इक्वल टू ZCT। W इक्वल टू ZCT होता है। लीजिए, दिया गया W इक्वल टू ZCT, ऐसा होता है। W इक्वल टू ZCT हो चुका। और अब ये पहला फार्मूला, जहां W के बारे में आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लीजिए, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। C क्या है, करंट इन एम्पियर। और T क्या है, टाइम इन सेकेंड। लीजिए, ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस W इक्वल टू ZCT। ये था पहला फार्मूला। हमेशा याद रखिए, न्यूमेरिकल बनाने के समय बड़े जमकर इसका उपयोग होता है। दूसरा फार्मूला लीजिए। दूसरा फार्मूला दिया गया Z इक्वल टू E/F, जहां Z क्या है, पुराना बात, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, अभी अभी आप सुन चुके हैं। और E क्या है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। लीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट और केमिकल इक्विवेलेंट, इसका दूसरा नाम केमिकल इक्विवेलेंट भी होता है। लीजिए, केमिकल इक्विवेलेंट दे दिया गया, इसे केमिकल इक्विवेलेंट भी हम लोग कहते हैं। ये इक्विवेलेंट वेट है या फिर इसी का दूसरा नाम केमिकल इक्विवेलेंट भी होता है। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, 2-4 एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल कर दिखाइए। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं। लीजिए, यहां दिया गया CuSO4। CuSO4 में हम लोग कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बताना चाहते हैं। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? लीजिए, लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसा फॉर्मूला होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर आप इक्विवेलेंट वेट बताना चाहते हैं तो उसके एटॉमिक वेट में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो चुका। एटॉमिक वेट क्या है, 63.5 और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बोलिए SO4 के ऊपर में चार्ज क्या होता है, -2। तो कॉपर के ऊपर +2। तो भाई मालूम आपको, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। याद होगा आपको, SO4 के ऊपर -2 होता है, तो आंख मूंद करके कह सकते हैं कॉपर के ऊपर क्या होगा, +2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2। लीजिए, 2 दिया गया, आ गया 31.75। ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। चलिए, एक और भी इक्विवेलेंट वेट आपको निकाल कर दिखा दें। AgNO3। AgNO3 में सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट बताना है। जब AgNO3 में सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट बताना है तो लीजिए, हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सिल्वर का एटॉमिक वेट क्या है, 108
आप कहेंगे कि हमको तो पता नहीं था, तो कोई बात नहीं, याद रखिए, और क्या, हम भी तो याद किए हुए हैं, अब आपको भी याद करना पड़ेगा, कुछ का एटॉमिक वेट याद करना पड़ता है, इसमें क्या आश्चर्य का बात है। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, 108 होता है, और NO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है -1, तो बोलिए Ag के ऊपर चार्ज क्या होगा +1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, लीजिए 108 हो चुका। ये था इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है F, लीजिए F जो आपको दिख रहा है, F जो है वो फैराडे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट फैराडे होता है। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, लीजिए ऐसा होता है। तो जहां हम लोग देखेंगे F, वहां मारेंगे 96,500 कूलम, ये है आपका फार्मूला। उसके बाद आप जानते हैं C इंटू टी को हम लोग Q कहते हैं, C इंटू टी को क्या कहेंगे Q, और जब इसको Q कहेंगे तो भाई W इक्वल टू Z इंटू Q भी हो जाता है। तो बस यही है फार्मूला, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, जिसको हम लोग कहने वाले हैं फैराडेज कांस्टेंट, इसको हम लोग फैराडेज कांस्टेंट भी कहते हैं। लीजिए दिया गया फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट लिख दिया गया। याद रहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है इतना ही चार्ज, 96,500 चार्ज, इतना ही चार्ज होता है, जिसको हम लोग फैराडेज कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं। तो कोई पूछे क्या होता है फैराडेज कांस्टेंट, छोटा जवाब 96500 कूलम इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। बड़ा जवाब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैव 96500 कूलम चार्ज विच इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। इसी को हम लोग फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। तो बस यही था कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसी पर हम लोग कुछ सवाल बनाने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप लिखने वाले हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। यहां पर हम लोग 5 एम्पियर करंट को भेजते हैं CuSO4 सॉल्यूशन से। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इफ 5 एम्पियर करंट, आप लोग भी लिखते जाएं, इफ 5 एम्पियर करंट is passed through CuSO4 solution, passed through CuSO4 solution, then calculate amount of copper deposited, then calculate amount of copper deposited on electrode, तो फिर इलेक्ट्रोड पर कॉपर का क्या मात्रा जमा होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, CuSO4 सॉल्यूशन से 5 एम्पियर करंट को भेजा गया है। जब CuSO4 सॉल्यूशन से 5 एम्पियर करंट को भेजा गया तो फिर कॉपर का क्या मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा होगा ये आपको बताना है। यहां पर क्वेश्चन में आपको टाइम भी दिया जाएगा। लीजिए टाइम इक्वल टू दे दिया गया 5 मिनट। 5 मिनट के लिए 5 एम्पियर करंट को CuSO4 सॉल्यूशन से भेजा गया तो फिर कॉपर का क्या मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा होगा ये आपको बताना है। तो भाई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अनुसार आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है ZCT, W इक्वल टू ZCT होता है। लीजिए सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू दिया गया ZCT, जहां W क्या है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको मालूम आपका CuSO4 सॉल्यूशन है, CuSO4 सॉल्यूशन है, मालूम है आपको। तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ
कॉपर क्या होने वाला है, लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो जाएगा 63.5/2, कुछ देर पहले निकाल कर हम आपको दिखा चुके हैं, आ जाएगा 31.75। लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आपको मिल चुका है। आपको मालूम इस जेड के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं E/F इंटू सी इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं, मालूम है आपको। लीजिए लिख दिया गया WCU यानी वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इक्वल टू E/F इंटू सी इंटू टी हो चुका। और आपको क्वेश्चन सेटर C का मान दिया है, C इक्वल टू कितना दिया गया 5 एम्पियर, ऐसा दिया गया। और भाई टाइम का मान आपको दिया गया है 5 मिनट, लीजिए टाइम इक्वल टू 5 मिनट दिया गया, ऐसे लिख दिया गया। याद रहे टाइम हमेशा सेकेंड में होता है, सेकेंड में, तो इस मिनट को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो लीजिए हो चुका 5 इंटू 60 सेकेंड, 5 इंटू 60 सेकेंड हो चुका। टाइम यहां पर 5 इंटू 60 सेकेंड हो गया। और अब आपको आगे क्या करना है, अब सभी का वैल्यू इसमें डाल देना है। लीजिए इक्विवेलेंट वेट का मान कितना है 31.75। F जहां देखेंगे F वहां मारेंगे 96,500। लीजिए F जहां भी देखेंगे आप मारेंगे 96,500, 96,500 इंटू C का मान लीजिए दिया गया 5 और T का मान दिया गया 5 इंटू 60, ऐसा दे दिया गया। भाई कैलकुलेशन करने आपको आता है, क्लास 7 का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा उसमें ग्राम लगाकर आंसर मार देना है, ग्राम लगाकर आंसर लिख दीजिएगा, बन गया। कितना आसान सवाल, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यही सब तो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव टेस्ट में। उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बनाने के लिए तैयार। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे इफ 5 एम्पियर करंट, लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में इफ 5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू CuSO4 solution, then calculate amount of copper deposited on electrode, ब्रैकेट में लिख दीजिए टाइम इक्वल टू 5 मिनट, टाइम इक्वल टू 5 मिनट। इफ इसके बाद यानी यहां तक क्वेश्चन तो नंबर 1 क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम हो गया, लेकिन अब कुछ नया बात इसमें आने वाला है। लीजिए लिखते हैं इफ, यहां तक नोट करने के बाद लीजिए इफ करंट efficiency, if current efficiency और cathode efficiency, लीजिए cathode efficiency दिया गया, और electrode efficiency is 60%, देखिए क्या कहा गया, ध्यान से फिर से सुनिए बात को। कहा गया कि CuSO4 सॉल्यूशन से 5 एम्पियर करंट को 5 मिनट के लिए भेजा गया, तो कितना मात्रा में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, जबकि यहां करंट एफिशिएंसी, कैथोड एफिशिएंसी या इलेक्ट्रोड एफिशिएंसी 60% आपको दिया गया है। सोचिए एग्जाम में कोई एक ही शब्द आएगा आपके पास, करंट एफिशिएंसी आएगा या कैथोड एफिशिएंसी आएगा, करंट एफिशिएंसी, कैथोड एफिशिएंसी या इलेक्ट्रोड एफिशिएंसी, ये 3 में से कोई एक ही शब्द आएगा, लेकिन तीनों का मतलब सेम टू सेम होता है। कोई भी आए आपको सभी को एक ही समझना है। तो फिर यहां पर करंट एफिशिएंसी, कैथोड एफिशिएंसी या इलेक्ट्रोड एफिशिएंसी का मान 60% दिया गया, जबकि टाइम आपको कितना दिया गया है 5 मिनट, टाइम जस्ट 5 मिनट आपको दिया गया। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे? अब बोलेंगे पहले वाले सवाल से कुछ मिलता जुलता है, नयापन यहां पर सिर्फ ये है कि यहां पर करंट एफिशिएंसी आपको 60% दिया गया। यस, यही है एक नयापन, बाकी तो पुराना ही बात है। तो आइए प्रोसीड करते हैं, देखिए कैसे बनता है। दिया गया CuSO4 सॉल्यूशन, भाई CuSO4 सॉल्यूशन, ये रहा CuSO4 सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं।
तो भाई यहां पर आपको करंट एफिशिएंसी 60% दिया गया। चलिए इसका मतलब हम आपको बता दें। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट भेजा जा रहा है उसका मात्र 60% जमा करने में खर्च होगा, बाद बाकी बर्बाद हो जाएगा। जब आपको स्पेसिफिक फॉर्म में क्वेश्चन सेटर ये बता दे कि करंट एफिशिएंसी 60% है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप करंट का मात्र 60% लेंगे और बाद बाकी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप कहेंगे पहला सवाल में आप ऐसा क्या नहीं बात किए, वहां तो 5 एम्पियर भेजा गया, 5 का 5 आप ले लिए, क्योंकि वहां करंट एफिशिएंसी नहीं कहा गया था। लेकिन आज क्वेश्चन सेटर आपसे कहता है सावधान, यहां पर करंट एफिशिएंसी 60% है, और जब ऐसा बोल दिया तो आपको करंट का मात्र 60% लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद बाकी बर्बाद हो जाने वाला है। बस यही था इस सवाल में नयापन। तो लीजिए बनाते हैं। C = दिया गया 5 × 60%, 60 बाई 100 हो चुका, कट गया, आ गया 3 एम्पियर। लीजिए 3 एम्पियर आ चुका। टाइम जो है वही 5 मिनट, जिसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो लीजिए हो चुका 5 × 60 सेकेंड, ऐसा हो गया। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होता है, शायद अब तक आपको याद हो गया होगा। लीजिए 31.75 डायरेक्ट लिख दिए, कैसे आया आपको मालूम है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 31.75 हो चुका। और अब फॉर्मूला है W = E/F × C × T, ऐसा दे दिया गया। अब तो क्लास 7 का ये प्रॉब्लम बन चुका है। बोलिए E के जगह पर क्या लिखेंगे 31.75, C के जगह पर क्या लिखेंगे 3 एम्पियर, T के जगह पर क्या लिखेंगे 5 × 60, और F जहां देखेंगे F वहां मारेंगे 96,500 कूलम। 96500 इसकी जगह पर लिख देंगे। कैलकुलेशन कीजिएगा, आसान सा कैलकुलेशन है, जो भी आएगा उसमें ग्राम लगाकर आंसर लिख देना है। लीजिए ऐसा बन गया। ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब। अब हम लोग उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और अब हम लोग तीसरा सवाल देखने वाले हैं। जस्ट 3rd नंबर क्वेश्चन अब हम लोग सीखने वाले। लीजिए 3rd नंबर सवाल क्या है जानिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है, लीजिए लिख भी देते हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए। यहां पर लीजिए इफ 5 एम्पियर इज पास्ड, if 5 ampere is passed through AgNO3 solution, AgNO3 solution for 5 minutes, and 10 gram Ag is deposited 10 gram Ag is deposited on electrode calculate number 1। लीजिए लिखा गया कैलकुलेट नंबर 1 में Z, नंबर 2 में E। लीजिए Z का मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान बताना है। और E का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट, किसके लिए ऑफ Ag के लिए, और क्या Ag के लिए आपको बताना है। Ag का Z क्या होगा और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये दोनों बात बताना होगा। आप कहेंगे कि सर हम लोग सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट तो जानते हैं 108 होता है। जानते हैं तो ठीक है, दिमाग में रखिए, अभी आप 108 नहीं लिख सकते। जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके आधार पर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बताना पड़ेगा, और जो भी निकलेगा वही आपका आंसर होगा। इसलिए 108 तो मते लिखिएगा, इस गिवन डाटा के आधार पर आपको सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा। तो आइए बनाते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3rd, तीसरा सवाल को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग
बनाने वाले, यहां पर दिया गया AgNO3, AgNO3 है, इसका हम लोग बनाने वाले हैं। तो लीजिए C इक्वल टू क्या दिया गया 5 एम्पियर, लिख दिया गया 5 एम्पियर। C इक्वल टू जो दिया गया आप ले लेंगे सॉल्यूशन, C इक्वल टू 5 एम्पियर। उसके बाद वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड कितना दिया गया है बोलिए 10 ग्राम, जो दिया गया लिख दिए। उसके बाद टाइम भी आपको दिया गया, टाइम इक्वल टू दिया गया 5 मिनट। भाई 5 मिनट दिया गया, इसको हम लोग 5 इंटू 60 सेकेंड लिख देते हैं। लीजिए 5 इंटू 60 सेकेंड दे दिया गया, T इक्वल टू 5 मिनट, 5 इंटू 60 सेकेंड दे दिया गया। उसके बाद आगे का बात करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होगा ये आपको बताना है, और Z फॉर सिल्वर क्या होगा ये भी आपको बताना है। लीजिए जो गिवन था लिख दिया गया, और जो पूछा गया वो आपके सामने, अब इसे कैलकुलेट किया जाना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीजिए अब फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। भाई बहुत आसान सवाल होता है ये सब, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये मत सोचेंगे कि कहीं पूछा नहीं जाता आसान होने के कारण, ऐसा सोचना मना है। बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो लीजिए लिखते हैं W इक्वल टू होता है Z इंटू C इंटू T, देयरफॉर Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए W बाई C इंटू T। अब वैल्यू पुट करने आता है आपको, क्लास 7 का ये सवाल बन चुका है, अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। W क्या है वेट ऑफ सिल्वर, पुट करने आता है। C क्या है करंट इन एम्पियर, पुट करने आता है। T क्या है टाइम इन सेकेंड, ये भी आपको पुट करने आता है। कीजिए और जो कैलकुलेशन करने के बाद आए वही आपका आंसर हो जाएगा। Z का यूनिट क्या हो सकता है, देखिए Z का यूनिट होगा ग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड, लेकिन जनरली हम लोग Z का यूनिट लिखते नहीं हैं, इसलिए जो भी आएगा वही आंसर आप मार दीजिएगा। लीजिए कैलकुलेशन का काम आपके हिस्से में गया, घर में कैलकुलेशन कीजिएगा। उसके बाद E का मान आपको बताना है, मालूम आपको सिंस Z इक्वल टू E बाई एफ होता है, Z इक्वल टू E बाई एफ, देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए E इक्वल टू Z इंटू एफ, ऐसा हो जाएगा। Z का मान आप यहां से पुट कर दीजिएगा, और F जहां कहीं भी हम लोग F देखते हैं उसके लिए क्या मारते हैं 96,500 कूलम। तो भाई कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 96,500 कूलम होता है F का मान। इस तरह बन गया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये आप समझिए, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 KI सॉल्यूशन आपको दिया गया है, KI सॉल्यूशन, और इस KI सॉल्यूशन में 10 एम्पियर करंट को भेजा गया, 10 एम्पियर करंट को भेजा गया। KI सॉल्यूशन में 10 एम्पियर करंट को भेजा गया 10 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए लीजिए। तो फिर वेट ऑफ आयोडीन डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड क्या होगा ये आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। इन KI सॉल्यूशन 10 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए 10 एम्पियर करंट को KI सॉल्यूशन में भेजा गया, तो वेट ऑफ आयोडीन क्या डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर ये आपको बताना है। आप कहेंगे सर ये तो आसान सा सवाल है, ये तो लगता है हम लोगों से बन जाएगा। तो बनाइए, पेन चलाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं, कोशिश कर लीजिए। तो जब आप कोशिश प्रारंभ करेंगे तो आप कहेंगे कि लीजिए करंट जो है 10 एम्पियर दिया गया, टाइम घंटा में है, घंटा में, आवर में है, तो इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 इंटू 60 सेकेंड, इतना हो गया। तो वेट ऑफ आयोडीन क्या होगा जमा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं W इक्वल टू होता है E बाई एफ इंटू C इंटू T, ऐसा होता है। W इक्वल टू E बाई एफ इंटू C इंटू T होता है, ऐसा होता है।
और जब W इक्वल टू E बाई एफ इंटू सी इंटू टी होता है तो फिर आप यहां फंसेंगे। आप बोलेंगे अरे इस आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, यहीं पर आपको दिक्कत होने वाला है। तो लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन इक्वल टू हो जाएगा 127/1। आप कहेंगे ये 127 क्या है आयोडीन का एटॉमिक वेट? आप कहेंगे मुझे तो याद ही नहीं था। तो याद रखिए हमेशा, अगर दे दिया एग्जाम में तो एटॉमिक वेट वो आपको बताएगा नहीं और तब आप यहीं पर फंस जाएंगे, आपका पेन यहीं पर रुक जाएगा। तो आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 होता है, इसको याद रखना है आपको। और इसके ऊपर चार्ज होता है -1। लीजिए उसका मैग्नीट्यूड 1 दे दिया गया। अब तो रास्ता आसान है, वेट ऑफ आयोडीन डिपॉजिटेड आपको बताना है। ई का मान क्या देंगे? 127। एफ पुराना बात 96,500 कूलम। सी के लिए क्या देंगे? वही 10 एम्पियर। और टी के लिए क्या देंगे? 16 × 16। पुट करने आता है आपको? घर में पुट कीजिए, आंसर लीजिए और क्या। तो चलिए ये काम आपके हिस्से में गया, इसको आपको पूरा करना है। क्लास 7 का काम है, मत बोलिएगा कि दिक्कत हो रहा है। आप सभी चैंपियन है क्लास 7 के लिए, आपको बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो चुका। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता दें, उसके बाद ये सारा बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे जब आपको असाइनमेंट हम देंगे तो उसमें कुछ हार्डर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगा जो इन्हीं सब बातों का उपयोग करते हुए बनने वाला है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं। यहां पर दिया गया इफ 10 एम्पियर करंट इज passed through molten Al2O3, molten alumina। लीजिए लिखते हैं molten alumina and 10 ग्राम aluminium is deposited। 10 ग्राम aluminium is deposited। Then calculate time। लिखने वाले बच्चा थोड़ा मिला ले, फिर से हम बोल दे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इफ 10 एम्पियर is passed through molten alumina and 10 ग्राम aluminium is deposited, then calculate time। पिघला हुआ एल्यूमिना है, पिघला हुआ एल्यूमिना। मोल्टेन एल्यूमिना का मतलब क्या होता है? Al2O3, पिघला हुआ Al2O3। लीजिए इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। मोल्टेन Al2O3 पिघला हुआ एल्यूमिना है। पिघला हुआ एल्यूमिना का मतलब Al2O3। इससे कितना करंट भेजा गया बोल? इससे करंट भेजा गया 10 एम्पियर। इसमें कितना ग्राम वेट जमा हुआ बोल? वेट ऑफ एल्यूमिनियम हो गया 10 ग्राम। तो आपसे पूछा गया टाइम। ले टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया। कितने समय के लिए ऐसा हुआ? लीजिए क्वेश्चन मार्क दिया गया। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? 27/3। मालूम आपको एल्यूमिनियम के माथा पर कितना चार्ज होता है? +3। एल्यूमिनियम के हेड पर कितना चार्ज होगा? +3। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27/3। तो फिर कट गया कितना आ गया? 9 आ चुका, जस्ट 9 आ चुका है। और अब रास्ता आसान हो चुका है। लीजिए यहां पर सवाल को अब बनाते हैं। टाइम ही तो पूछा गया ना, तो नीचे मेरे पास जगह नहीं। लीजिए अब हम ऊपर आ जाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ ऊपर आ जाइए। तो लीजिए लिखते हैं W बराबर E/F इंटू C इंटू T। ऐसे लिख दिया गया। देयरफॉर T इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इसको नीचे उठा के डाल दीजिए, W इंटू F बाई E इंटू C। ऐसा दे दिया गया। और अब सबका वैल्यू प्रेम से पुट कर दीजिए। W के जगह पर कितना पुट करेंगे देख के बोल? 10। F के जगह पर जहां देखेंगे F मारेंगे 96,500 कूलम। ले दे दिए। और इक्विवेलेंट वेट कितना है? 9। और करंट कितना है? 10। कैलकुलेशन करने आता है आपको। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके हिस्से में गया और कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर निकलेगा उसमें सेकंड मार दीजिए। लीजिए आंसर तैयार हो गया।
इतना सेकेंड आंसर बन चुका। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बना दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। ये सब बेसिक प्रॉब्लम है। आगे असाइनमेंट देंगे आपको तो कुछ हार्डर प्रॉब्लम का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए वो सारा इन्हीं सब मेथड पर बनने वाला है। और अगर आपका ये क्लियर रहता है तो उनको सीखने का गारंटी पक्का आप सीख जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया इफ नंबर 1 10 कूलम, 10 कूलम, नंबर 2 10 फैराडे, नंबर 3 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट is passed for 10 minute, passed for 10 minute through CuSO4 या लीजिए थ्रू CuSO4 छोड़िए, लिखते हैं मोल्टेन NaCl, थ्रू मोल्टेन NaCl। then calculate WNA यानी अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन मिला लीजिए, लिख लीजिए आप लोग भी, बेहतर समझ में आएगा आपको। इफ नंबर 1 में दिया गया 10 कूलम, नंबर 2 में दिया गया 10 फैराडे, नंबर 3 में दिया गया 10 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 मिनट थ्रू मोल्टेन NaCl, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पर सोडियम का मात्रा क्या जमा होगा ये आपको बताना है। तो भाई 3 केस है। पिघला हुआ NaCl, मोल्टेन NaCl का मतलब क्या होगा, पिघला हुआ NaCl। इस पिघला हुआ NaCl से आप पहला केस में 10 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, 10 दूसरा कंडीशन में 10 फैराडे करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, और तीसरा कंडीशन में 10 एम्पियर करंट को भेजते हैं 10 मिनट के लिए। तो फिर सोडियम का क्या मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा होगा ये आपको बताना है। तो 3 अलग केस और तीनों ही केस में सोडियम का क्या मात्रा जमा होने वाला है ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा समझिए। तो लीजिए भाई, मेरे पास जगह नहीं, हम ऊपर में ही बनाते हैं। लिखा गया सॉल्यूशन 1। भाई पहला का जवाब देंगे तो पहले आपको क्या दिया गया, मोल्टेन NaCl। लीजिए मोल्टेन NaCl पिघला हुआ NaCl है। यहां पर पहले तो आप बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, 23/1। भाई सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 23, और सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है +1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो इस तरह 23/1 हो चुका, इक्वल टू 23 दिया गया। उसके बाद लीजिए आगे का काम करें, WNA इक्वल टू, लीजिए पहला सवाल हम लोग बनाने जा रहे हैं, वेट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मान दिया गया है 10 कूलम। लीजिए 10 कूलम आपको दिया गया, Q इक्वल टू 10 कूलम दे दिया गया। उसके बाद आगे का काम करते हैं हम लोग। देख Q इक्वल टू 10 कूलम दे दिया गया। अब देखिए आगे का काम करते हैं, WNA इक्वल टू हो जाएगा E/F इंटू Q। फॉर्मूला याद होगा, याद रहना ही चाहिए, शुरू में ही आपको बता चुके हैं। WNA इक्वल टू E/F इंटू Q हो गया। अब बोलिए E की जगह पर क्या देंगे 23, Q की जगह पर 10, और जहां देखेंगे F वहां देंगे 96,500 कूलम। लीजिए दे दिया गया। कैलकुलेशन क्लास 7 का कैलकुलेशन घर में कीजिएगा, ग्राम लगा के आंसर मार दीजिएगा। लीजिए आंसर मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, Q इक्वल टू दिया गया 10 फैराडे, Q इक्वल टू 10 फैराडे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले थे जहां देखेंगे आप मारेंगे 96,500, ले मार दिए 10 गुना 96500 कूलम हो चुका इतना।
और अब तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हो गया, और क्या, लीजिए दे देंगे WNA इक्वल टू E/F इंटू Q, ऐसे दिया गया। WNA इक्वल टू E/F इंटू Q दे दिया गया। और अब E का मान बोल, क्या है देख के बोल, 23/F का मान बोल 96500 इंटू Q का मान बोल 10 इंटू 96500, कट गया आ गया 230 ग्राम, आंसर तैयार। लीजिए मिल गया आंसर। अब थर्ड नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं, तीसरा नंबर लीजिए, थर्ड नंबर हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर में दिया गया C इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। टाइम जो है आपको कितना दिया गया, 10 मिनट। C इक्वल टू 10 एम्पियर, टाइम 10 मिनट, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। जो टाइम दिया गया वो लिख दिया गया, और इस मिनट को जो है सेकेंड में बदलते हैं, 10 इंटू 60 सेकेंड हो गया। भाई ये क्वेश्चन में दिया गया है 10 मिनट दिया गया तो लिख दिए, जो दिया गया लिख दिए, और क्या, C इक्वल टू 10 एम्पियर ये भी आपको दिया गया, लिख दिए। और अब आगे का काम करें, WNA इक्वल टू होता है E/F इंटू C इंटू T। भाई अब इसमें क्या करना है आप लोगों को बढ़िया से पता है, पूछिएगा मत। मालूम आपको E की जगह पर क्या देंगे 23, F की जगह पर 96500, C की जगह पर करंट इन एम्पियर, वो तो आप पुट कर सकते हैं। टाइम की जगह पर क्या देंगे, ये कैलकुलेशन भी आपको करने आता है, क्लास 7 का कैलकुलेशन, जो भी आएगा उसमें ग्राम लगाकर आंसर दे दीजिएगा। लीजिए आंसर तैयार हो गया। बस ये था सारा का सारा प्रॉब्लम जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित है। आज इतना ही।